चलिए आप सबके अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास बाय भारती सर के ऊपर स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे मानव विकास के स्तंभ के बारे में। इन सबसे पहले आपको बता दें कि जो मानव विकास के स्तंभ यानी पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये जो आपका टॉपिक है ये 12th क्लास के ज्योग्राफी यानी भूगोल के चैप्टर 4 में आपको ये मिलेगा, जिस चैप्टर का नाम है मानव विकास। इस चैप्टर के ऊपर में बहुत सारी जो चीजें थे वो पढ़ा करके और 12th क्लास का जो ज्योग्राफी के हम आपके लिए प्लेलिस्ट बनाए हैं वहां उसको ऐड कर दिए। अब तक क्या पढ़ लिए पहले उसको हम एक बार देख ले। हम जान लिए कि सर वृद्धि क्या होता है, हम जान लिए कि विकास क्या होता है। वृद्धि और विकास में आपको अंतर भी करा दिए हैं। फिर आती है बात मानव विकास का। मानव विकास क्या है, ये अवधारणा दिए कौन, फिर हम महबूब उल हक के बारे में इनसे जोड़ के पढ़े। साथ ही साथ जो है वो आपका उनको सपोर्ट करने वाले हमारे भारतीय अर्थशास्त्री जिनका नाम है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन कैसे उनको सपोर्ट करते हैं, यूएनडीपी से ये रिपोर्ट आने से पहले वो कैसे यूएनओ में वकालत करते हैं, ये सारी बातें आपको बता दी गई है। ये भी दिखा दिए कि मानव विकास का जो सूचकांक यानी हर साल का जो लिस्ट में रिपोर्ट में जो हमारी जो संख्या आती है कि हम कितने देशों के बाद पढ़ते हैं, तो केवल हम अपने देशों की ही चर्चा नहीं किए हैं, वहां पे हम ये भी बताएं कि हमारे जो पड़ोसी देश है वो कौन सा रैंक लेकर के आते हैं। माने श्रीलंका की स्थिति भारत से क्या रहती है, बांग्लादेश के क्या है, भूटान के क्या है, ये सारे कुछ हम आपको पढ़ा दिए। साथ ही साथ मानव विकास के उपागम भी हम लोग देख लिए हैं, उसके अप्रोचेस में वेलफेयर अप्रोचेस बहुत सारी चीज देखें, आप वहां पे देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए यहां बोलेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आज के क्लास में हम चाहते हैं कि बहुत शॉर्टली आपको बेहतरीन ढंग से समझाते हैं। तो अब हम आते हैं मानव विकास के स्तंभ के ऊपर में। अगर इसको समझ लेंगे तो अब जाकर के आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और कल हम आपको जो भी नोट्स हमसे जुड़ करके ले रहे हैं उनको कुछ ऑब्जेक्टिव भी जोड़ करके और कल जो है इस चैप्टर का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के साथ दे देंगे। तो चलिए आज हम लोग देख ले मानव विकास के स्तंभ। अंग्रेजी में बोलते हैं पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कई लोग को स्तंभ नहीं समझ में आता है, लेकिन जैसे कहेंगे पिलर तो कहेगा सर खूब समझ में आता है, हमारा मकान भी तो पिलर पर ही टिका होता है। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े जो बिल्डिंग देखते हैं सर, बड़े बड़े इमारतें देखते हैं, ये इमारतें किस पे निर्भर होते हैं, तो ये इमारतें किस पे होते हैं, तो पिलर पे होते हैं। बोले तो हिंदी में स्तंभ पे होते हैं। स्तंभ ना रहे तो ये टिक नहीं पाए। कितने ना जाने कितने बड़े बड़े स्तंभों पे राजे महाराजे का अभी तक किला जो है अलग अलग हिस्टोरिकल पैलेस में जाएंगे तो वो टिका हुआ है। तो ठीक उसी तरह से जिस पर बड़े बड़े किले टिके हुए रहते हैं, बड़े बड़े इमारतें टिके होते हैं, हमारी मकान टिके होते हैं स्तंभ पर, आज उसी तरह के पिलर स्तंभ की बात कर ले जिसपे मानव विकास टिका रहता है। तो ये हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं कि ये जो हमारा सर एकदम बिल्डिंग है मानव विकास का। अब यहाँ पे बात कर ले तो ये 4 पिलर्स आपके बुक में दिए गए हैं। पहला जो है वो आपका मानव विकास का स्तंभ है जिसको कहते हैं समता। दूसरे मानव विकास का जो स्तंभ है उसको कहते हैं सतत पोषणीयता। सबके ऊपर में अभी चर्चा करेंगे, सब आपको समझ में आ जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं। तीसरा जो आपका मानव विकास के स्तंभ है उसको कहते हैं उत्पादकता। और चौथा है आपका सशक्तिकरण। ये ध्यान रखेंगे, चारों के ऊपर में बात कर लेंगे, लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि 2 और जो है वो मानव विकास के स्तंभ होते हैं, लेकिन 12th क्लास के बुक में वो आपको पढ़ने के लिए नहीं। जैसे एक होता है आपका सुरक्षा। भाई जिस देश में सुरक्षा नहीं है उस देश का मानव विकास कैसे है? जिस देश के नागरिक खुद ही सुरक्षित नहीं है तो फिर वो विकास कैसे कर सकते हैं? इसके अलावे में सहयोग भी आता है। सहयोग, सुरक्षा, ये भी 2 मानव विकास के स्तंभ हैं। ये ध्यान सुनेंगे। जैसे अफगानिस्तान के बारे में हम पिछले इंडेक्स पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि अफगानिस्तान जब सार्क को अगर हम देखें तो उसमें हमारे पड़ोसिया अफगानिस्तान भी सार्क के मेंबर है और सबसे लास्ट में आया है। तो सार्क की अगर बात कर ले दक्षिण एशिया में तो सबसे उसकी स्थिति गंभीर रहती है मानव विकास। बाब 180 रैंक लेकर के आता है भाई अफगानिस्तान वाला। तो ये मानव विकास का जो रिपोर्ट आता है उसमें सबसे नीचे रहता है ये जाकर के, जैसे दक्षिणी सूडान रहता है उसी तरह से ये निम्न मानव विकास सूचकांक के स्कोर में शामिल होता है अफगानिस्तान। अब देख सकते हैं कि अफगानिस्तान में हमेशा देखते होंगे न्यूज में कि तालिबानियों का कब्जा हो गया। तो जहां पे तालिबानी लोग का कब्जा हो गया, जहां नक्सल ज्यादा लोग हैं, वहां जो है से कि व्यक्ति खुद वहां की जनता जब सुरक्षित ही नहीं है तो अपना पढ़ाने लिखाने इन सब का विकास कैसे हो पाएगा?
और इसीलिए वो मानव विकास सूचकांक में नीचे रहता है। तो सुरक्षा जरूरी है और सहयोग की भावना भी, ये भी जरूरी है, तब जाकर के हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। तो वो तो आपके बुक में दिया हुआ नहीं है, इसीलिए उस पर चर्चा नहीं, बाकी जो आपके बुक में है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो 4 ऐसे पिलर के ऊपर में देखेंगे जिन पिलर यानी जिन स्तंभों पे मानव विकास जो है वो टिका रहता है। चलिए ध्यान से सुनेंगे। पहले जिसको कहते हैं समता, यहाँ पे 4 स्तंभ पे एक आप लिख सकते हैं ऐसे, ये क्या है हमारा समता है। आप इसको लिख लीजिएगा आराम से, फिगर बना करके, अच्छा लगेगा, साफ लगेगा तो पढ़ने में अच्छा लगे। ये पिलर जिसको हम समता कह सकते हैं, ये भी पिलर जिसको हम क्या कह सकते हैं सतत पोषणीयता कहेंगे। ये एक पिलर निकाले जिसको कह सकते हैं आप उत्पादकता, कोई भी आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सशक्तिकरण आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम एक समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब सबसे पहली बात जिसको समता के ऊपर में थोड़ी थोड़ी बातें आप सुनेंगे, आपसे केवल इतना ही पूछा जाएगा 12th क्लास के बच्चों के लिए कि मानव विकास के स्तंभ कितने होते हैं। आपको ऑप्शन देख करके 4 में टिक लगा देना है, बस 4 ही आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, अगर कहेगा कि निम्न में से कौन है या कहेगा निम्न में से कोई नहीं है, तो 4 को अगर देख लेंगे तो हाँ कहेगा तैयो ढूंढ लीजिएगा, ना कहेगा तैयो ढूंढ लीजिएगा। तो बस आपको एकदम आराम से वहां पे कोई तरह के सवाल दिक्कत ना हो जाए, समस्या ना हो जाए, इसीलिए चारों के ऊपर में थोड़ा थोड़ा सुनिए। सबसे पहले सुनते हैं समता के ऊपर। समता का मतलब आप समझिए मोटा मोटी की समानता को लेकर के। जैसे हमारे देश में सभी को जो है, जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं, सब में समानता जरूरी है। अगर समानता नहीं आएगा तो हमारा देश मानव विकास सूचकांक में ऊपर नहीं आएगा। अब ये समानता क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है भाई? ये कि हम भी जैसे हैं, जैसे हमारी अवसर मिल रही है, जैसे हम जो चीज प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी हो, जहां तक हम आ पा रहे हैं, वैसे अगले लोग भी आने चाहिए। जिस देश में आप देखते होंगे कि आर्थिक असमानता बढ़ जाती है, जैसे कोई लोग बहुत गरीब रहता है और कोई लोग बहुत अमीर हो जाता है, समझ रहे बात ना? तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए समानता होनी जरूरी है। और हमारे यहाँ जितने भी अवसर हैं, चाहे सरकारी नौकरी से लेकर के सभी अवसरों में सबको समान भागीदारी जो है वो होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी को ज्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए ज्यादा किसी को छूट दिया जा रहा है, किसी को कम छूट। बोलोगे सर आरक्षण वगैरह, वो तो उन लोगों के लिए दिया जा रहा है जिनका स्थिति बहुत ही गंभीर है, ताकि सरकार चाहती है कि वो भी ऊपर आए, तब जाकर के इक्वालिटी हो जाएगा। सर बात ना? चलिए ध्यान सुनेंगे। तो सभी अवसरों में समान भागीदारी होना, साथ ही साथ ध्यान सुनेंगे लिंग है, जाति है, प्रजाति है और आय, इन सब पे कोई भेद नहीं होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। यानी किसी भी लिंग का मतलब चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष है, उनके साथ कोई भेद नहीं होना। साथ ही साथ जाति में वो किसी भी कास्ट से आते हैं, उचली जाती है, निचली जाती है, इन पर भी कोई किसी तरह का भेद न करना, सभी के लिए समान अवसर जो है वो उपलब्ध कराना। प्रजाति को लेकर करके जैसे दक्षिण भारत के लोगों को देखो तो उनका अलग टाइप का दिखते हैं, एकदम काले काले। उत्तर भारत में एकदम देख लीजिए तो गोरे गोरे, बीच में देखिए सांवले सांवले। ये जो अलग अलग आप हम देखते हैं, नस्ल है, प्रजाति है, इन सब पे बहुत सारे देशों में आप सुने होंगे कि नस्ल को लेकर के भेदभाव। देखिए कई लोग सोचते हो कि कास्टिज्म, ये जाति पाति और नस्ल के आधार पे काले गोरे को लेकर करके और भेदभाव, ये केवल अपने इंडिया में ही नहीं होते हैं। इंडिया से बाहर भी कई ऐसे देश हैं जहां पे प्रजाति को लेकर करके, नस्ल को लेकर करके और भेदभाव होते हैं। तो अगर भेदभाव हम करेंगे तो हमारा एक वर्ग पीछे चला जाएगा, तो हम ह्यूमन डेवलपमेंट में कैसे हम आगे आएंगे? तो हम चाहते हैं कि हमारा मानव विकास दम रहे, ये पिलर जो है ना वो मजबूत रहे। तो ये समता भी एक पिलर है, इसको मजबूत करने के लिए सभी लोगों को समान अवसर जो है वो उपलब्ध करानी होगी। चलिए ध्यान सुनेंगे, यानी प्रजाति और आय के ऊपर में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन ये ध्यान सुनेंगे, ये सब जानते हैं कि लेकिन ये जो चीजें हैं वो हमेशा ऐसी हो नहीं सकती है। भेदभाव तो उन लोगों से हो ही जाता है, कुछ खास वर्ग के लोग ही किसी खास चीजों पे आगे आ जाते हैं और कोई जो है या तो लिंग में के आधार पे या जाति के आधार पे कोई पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे हमारा देश में ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होगा भाई? मानव का विकास कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। चलिए ध्यान सुनेंगे। तो इसी में कुछ बातें हैं कि ये इसमें हम हमेशा आगे नहीं रहते हैं और संसार के अन्य देशों में भी इस तरह के भेदभाव जो है वो देखने के लिए मिलता है। नोट में कुछ आपको विशिष्ट जानकारी यहाँ पे हम देने का प्रयास कर रहे हैं।
कि देखिए हमारे संविधान में भाग 3 के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18, ध्यान सुनेंगे, हालांकि भाग 3 में याद रखेंगे 12 से लेकर के और 35 के बीच में मौलिक अधिकार का विवरण है, और इसी मौलिक अधिकार में याद रखेंगे 14 से लेकर के 18 के बीच अगर आप देखेंगे अनुच्छेद, तो यहां पे समता समानता से लेकर करके कई बातों का उल्लेख है। 14 से 18 कुछ हम आपको समझाने का प्रयास करें, अगर याद हो जाए तो ठीक है, अगर ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो अनुच्छेद 14 की बात कर ले तो कानून विधि के समक्ष समानता, माने जो भी कानून है, विधि यानी जिसको कानून ही कहते हैं, तो कानून के जो नजर है उनमें सब समान है। अनुच्छेद 15 में दी गई है कि धर्म है, नस्ल है, जाति है, लिंग है, जन्म के आधार पर भेदभाव पर निषेध, यानी इन सभी के ऊपर में आप भेदभाव नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो फिर कानूनन अपराध हो सकता है भाई, संविधान के नियम का उल्लंघन के। अनुच्छेद 16 की बात कर लेंगे तो लोक नियोजन या फिर इसी को हम कहते हैं राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर, जितने भी राज्य की नौकरी हो उन सब में जो है सबको समान अवसर दिया जाएगा ताकि सबका जो है वो डेवलपमेंट हो सके। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का निषेध, यानी जो छुआछूत होते हैं, जो खास करके एक हमारी समुदाय पिछड़ी, एकदम अति पिछड़ा में भी नीचे, जिसको अस्पृश्यता वाली जाति से हम लोग इंडिकेट करते हैं, जैसे आप एंशिएंट टाइम में पढ़ते आ रहे हैं कि छुआछूत होते थे चंडालों के बारे में, तो आप समझ रहे हो बात को, तो आप उनसे किसी तरह के जो है वो भेदभाव नहीं कर सकते, मना है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का भी अंत, बड़े बड़े उपाधि ये है वो है, हम जमींदार हैं तो ये है फलान ढेकान, ये नहीं, यानी टोटली अनुच्छेद 14 से 18 की अगर हम बात कर ले तो ये जो है आपका सभी को समान बनाने के लिए इसमें बहुत सारे अधिकार के बारे में चर्चा किया गया। ठीक है, अगर सब लोग समान, सबका समान विकास होगा तब हमारी जो एक समता वाला जो पिलर है मानव विकास का एकदम मजबूत रहेगा, तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी होगा। दूसरी जल्दी सुनेंगे, सतत पोषणीयता, इसको कैसे समझे भाई। सतत पोषणीयता का मतलब आप 10th क्लास की इकोनॉमिक्स में पढ़े थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको कहते हैं सतत विकास। नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सतत विकास का मतलब वैसे विकास से होता है जो लगातार जारी रहे, ऐसा नहीं हो कि आज विकास कर रहे हैं और भविष्य में हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो विकास ही नहीं कर पाए। माने कोई एक ऐसा संसाधन, जैसे मेरे पास कोयला का भंडार बहुत सारा है और कोयला का प्रयोग इतना तेजी से कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं सर, दुरुपयोग कर रहे हैं, सही यूज नहीं कर रहे, इतना दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, कोयले का हम दुरुपयोग कर करके आज तो डेवलपमेंट कर रहे हैं, बड़ा तेजी से डेवलपमेंट कर लिए, लेकिन एक जमाना ऐसे आएगा कि हमारे जो पीढ़ियां आने वाली हैं शायद उनको कोयला जो है वो किताबों के फोटो में ही देखने के लिए मिलेगा। वो हाथ में कोयला नहीं ले सकते हैं, तो क्या वो कोयला से डेवलपमेंट कर सकते हैं? जब उनके पास कोयला केवल किताब में पिक्चर के रूप में उनको पढ़ने के लिए मिलेगा, देखने के लिए कोयला ना मिले, तो कोयला से होने वाले जितने भी विकास हैं, क्या हमारे आने वाले भविष्य के जो पीढ़ियां है वो कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। वैसे काफी सारे ऐसे कई संसाधन हैं और बहुत सारे पर्यावरण से लेकर के वित्तीय से लेकर करके मानवीय ऐसे बहुत सारे संसाधन हैं जिसका हम बहुत ज्यादा दोहन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं। और जब हम इसको दुरुपयोग करेंगे तो दुरुपयोग करने से क्या होगा कि भविष्य के जो उनको अवसर मिलना चाहिए उनको वो अवसर नहीं मिल पाएगी, भविष्य के अवसर जो है वो रुक जाते हैं। कैसे रुक जाते हैं सर? तो दुरुपयोग करने से। तो हमको ऐसा विकास करना है ना, ऐसा विकास करना है कि भाई आज भी विकास होते रहे और आगे हमारे जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी है वहां भी विकास होते रहे। कोई ऐसे खनिज संसाधन से लेकर के कोई भी ऐसी चीज ना हो जाए कि जिनको भविष्य में वो मिले नहीं और उनसे होने वाला विकास भविष्य में रुक जाए। तो ये भी एक ह्यूमन डेवलपमेंट का एक क्या है तो स्तंभ है। इसको कहते हैं सर सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता के बारे में बात कर ले तो मानव विकास के लिए एकदम आवश्यक है, क्योंकि भावी पीढ़ियों को याद रखेंगे समान अवसर मिल सके। बाकी आप समझ गए कि अगर दुरुपयोग करेंगे किसी संसाधनों का तो हमारी भविष्य के जो पीढ़ियां है उनको जो है कि अवसर, समान अवसर नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक और है जिसको कहते हैं उत्पादकता। ये सब बातें याद नहीं रखना है, केवल समझ जाना है। आपको उतनी लिखने के लिए आएगा नहीं, एकदम शॉर्टली आता है कि भाई मानव विकास के स्तंभ कौन है। तो आप मानव विकास के अगर 2 अंक में आएगा तो कहें मानव विकास के 4 स्तंभ होते हैं और बस चारों का नाम लिख दीजिए, काम खत्म हो गया।
ऑब्जेक्टिव आएगा तो कहेगा कि मानव विकास के स्तंभ कितने हैं, तो आपको ऑप्शन देख करके जहां 4 रहे वहां टिक लगा देना। इतनी बड़ी लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं जो शायद अगर ना के सवाल आते हैं, अगर आएंगे भी तो समझे रहेंगे तो आराम से लिख दें। चलिए ध्यान सुनेंगे। अगला है उत्पादकता, जिसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी। ये ध्यान सुनेंगे। प्रोडक्टिविटी की बात कर ले तो उत्पादकता का अगर अर्थ के बारे में बात कर ले तो इसका जो अर्थ है वो मानव श्रम की। ध्यान सुनेंगे। इसमें मेन इसका अभिप्राय मतलब यही है उत्पादकता का कि मानव श्रम की उत्पादकता को बढ़ाया जाए, यानी मानव का जो मेहनत है, श्रम है, उसके कार्य करने की जो क्षमता है भाई उसको बढ़ाया जाए। ऐसा नहीं कि 10 घंटा काम कर रहा है तब 12 घंटा करवा लेंगे, इस पे जोर नहीं दे रहे हैं। ये ध्यान से सुनेंगे। उसके जो श्रम की जो एक कैपेसिटी है उस पे माने एनर्जेटिक के साथ करे, या तो उसको कोई कौशल सिखा कर करके ये काम कर सकते हैं, जिसमें आप समझ सकते हैं आखिर ऐसा क्यों करना चाहिए। क्योंकि हमारे देश के जो लोग होते हैं यानी राष्ट्र के जो लोग हैं वही हमारी राष्ट्र की सच्ची संपदा होती है। बढ़िया से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर हमारे देश में कई लोग सोचते हैं कि प्राकृतिक संसाधन से अगर हमारा देश भरा पड़ा है, खूब कोयला के भंडार है, खूब लोहा है, तो हम आगे हो जाएंगे, ऐसा सोचना मूर्खता वाली बातें हैं। ऐसे मानव विकास नहीं होगा। मानव विकास अगर हम उत्पादकता को अगर बढ़ा देंगे तो यह भी एक मानव विकास का स्तंभ है। ये उत्पादकता का मतलब हम अभी बता रहे हैं कि मानव के में जो श्रम है ना उसमें कहीं ना कहीं उसके कैपेसिटी को बढ़ा देना, उसको कौशल पे शिक्षित कर करके हुनरमंद बना देना, इस अवधारणा से ये बातें हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो हमारे देश के जो राष्ट्र के जो लोग हैं वही हमारे देश के सच्ची संपदा है। कई बार हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधन कम भी हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ के लोग कौशलमंद है, खूब जैसे कि उनके अंदर हुनर भरा पड़ा है, तो वो हल्के संसाधनों का भी इस्तेमाल करके उनसे महंगे वस्तुएं बना करके बेच सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं जापान को ले लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे प्राकृतिक संसाधन से भी अच्छी संसाधन के रूप में हम इनको जान सकते हैं। किनको भाई? तो हमारे यहाँ के जो लोग होते हैं यानी राष्ट्र के जो लोग हैं वो ये प्राकृतिक संसाधन से भी अच्छी संसाधन है। जैसे जापान के लोगों को देखिए कि जापान के जो लोग हैं वो थोड़े थोड़े बहुत ही कम जो है कच्चे माल का उपयोग कर करके और वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स सामग्री बना दे रहे हैं कि जिसका मूल्य बाजार में अच्छे खासे हैं। जापान को अगर वर्ल्ड मैप पे आप देखेंगे तो जापान चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, प्रशांत महासागर के पास में है। इधर चीन के तरफ जाइएगा तो पूरब में आपको चीन से पूरब में कोरिया उरिया का भाग मिलेगा, ऊपर में उत्तरी कोरिया, नीचे में दक्षिणी कोरिया, और आगे बढ़ेंगे तो जापान मिल जाएगा। जापान एक ऐसा देश है प्राकृतिक संसाधन से विपन्न देश है, उसके यहाँ प्राकृतिक संसाधन का अभाव है, प्लस में हमेशा उसको जैसे कि सुनामी तंग करता है, हमेशा उसके यहाँ सुनामी का प्रकोप आता है और सुनामी बॉर्डर जो है वो जापान से लिया गया। ये तो आप 10th क्लास में पढ़े ही थे। तो उसको हमेशा जो है कि सुनामी इफेक्ट करता है उसकी इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था का। उसके यहाँ कोई नेचुरल रिसोर्स का भंडार नहीं है प्राकृतिक संसाधन के, फिर भी जापान को अगर देखे तो विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में वो आगे रहता है। वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है, तकनीक का प्रयोग करता है और अपने कौशल का इस्तेमाल करता है, और उन कौशल का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि थोड़े थोड़े कच्चे पदार्थों का इस तरह से उपयोग करता है कि उनको अच्छे खासे इलेक्ट्रॉनिक सामग्री बना करके और वैश्विक स्तर पे वो अपनी सामग्री को बेचता है और काफी सारे जो है वो पैसे अचीव करते हैं और अपने लोगों के यहाँ में जो है वो कहीं ना कहीं खुशहाली लाते हैं, उनके इनकम बढ़ जाती है, रहन सहन में सुधार आ जाते हैं। तो इस तरह से मेन अगर हम एक पॉइंट बोले तो यही है सर मेन समझना, इसी को कहते हैं उत्पादकता। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ भी होती है कि जैसे आप प्रधानमंत्री कौशल वाला सुने होंगे आप लोग कि इसमें स्किल डेवलपमेंट योजनाएं सिखाए जाते हैं ताकि लोगों का स्किल का विकास हो सके, स्किल डेवलपमेंट हो सके और लोग हुनरमंद हो जाएं, वो अच्छे उनको अंदर में हुनर आ जाएगा, छोटे छोटे ऐसे काम कर देंगे कि घंटों घंटों में वो 1000-2000 रुपया कमा ले। कहीं गए एसी बना के आ गए, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, फिर भी एसी बना लिए, एसी बना गए तो 2 घंटा 3 घंटा काम में 2000 रुपया कमा ले। आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेंगे तो हो सकता है आपका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, रहन सहन सब में सुधार आ जाएगा। तब तो एक पूरा धीरे धीरे सिस्टम में कहेंगे कि एक ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास होगा। तो ये ध्यान रखेंगे बात को, उत्पादकता को आप समझ गए होंगे, मोटा मोटी ही समझना है। अब एक है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का अर्थ याद रखेंगे, इसका मतलब होता है क्षमता, ताकत और योग्यता से।
यानी सशक्तिकरण के अगर अर्थ की बात कर ले तो इसका मतलब होता है क्षमता, ताकत या फिर योग्यता से, जिनके बलपूर्वक भी अपने विकल्पों का क्या कर सके तो निर्माण कर सके। तो खास कर करके ये ध्यान रखेंगे कि महिलाओं का सशक्तिकरण होना बहुत जरूरी है। और हमारे यहाँ जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, SC ST क्लास के जो लोग हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, उनको सशक्तिकरण करना जरूरी है। बहुत ज्यादा पिछड़े हैं, इनके पास अच्छे खासे विकल्प नहीं आते हैं सामने के, ये भी ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। और हमारे यहाँ तो खास कर करके ये भेदभाव वगैरह चलते रहते हैं। आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे, जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो पिक्चर आपको दिख रहा है बच्चों का, इनकी स्थिति कितना गंभीर है आप पिक्चर को देख करके समझ सकते हैं। कई पिक्चर आपको दे रहे हैं, मालूम है जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इन्हीं बच्चों के लिए जो है बहुत सारे हमारे सरकार जो है वो योजनाएं चलाती, और ये योजना इन बच्चों के पास आते कैसे हैं तो बहुत सारे ऑफिसर ग्रेड के जो लोग हैं इनसे हो कर करके इन बच्चे के पास आते हैं। लेकिन समझने वाली, सोचने वाली बात है कि इन बच्चों की स्थिति जो है वो वैसे के वैसे ही रह जाती है, वो कुछ दिनों तक पढ़ते हैं। हमारे यहाँ डेटा जो आता है, जिससे ध्यान सुनेंगे, इस तरह से जो डेटा आता है ऊपर की ओर चला जाता है कि नीचे प्राथमिक विद्यालय, फिर माध्यमिक विद्यालय, फिर ऊपर में माने क्लास का जो स्टैंडर्ड जैसे जैसे बढ़ता है उसको लेकर के 3 रेशियो आता है। और नीचे प्राथमिक में तो खूब भीड़ है, छोटे बच्चों को सरकार योजना देती है, आंगनबाड़ी है, प्राथमिक विद्यालय, इसमें तो खूब सारे बच्चे इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद बच्चों की संख्या धीरे धीरे जैसे ऊपर ऊपर क्लास में जाते हैं वैसे वैसे घटने लगता है, और ऊपर के स्टैंडर्ड की बात कर लेंगे ऊपर क्लास में तो घटने लगता है। अब घटने लगता है तो यहां बात को समझेंगे, इसमें जो ऊपर जो बच जाते हैं उसमें ज्यादातर जो लोग हैं वो उच्च क्लास के लोग हैं, या तो उनके घर के गार्जियन की स्थिति बहुत अच्छी खासी है, पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं, स्टैंडर्ड है, या तो उच्च जाति के भी हो सकते हैं, ऐसे हैं। बाकी जो गरीब फैमिली के, जो एकदम लोअर क्लास फैमिली के जो बच्चे होते हैं वही ऊपर में पढ़ाई ज्यादा छोड़ते हैं, नीचे में तो रहते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो अमीर व्यक्ति जो है, ऑफिसर रैंक के जो आदमी है, इनसे हो करके इन बच्चों को जो है कि ये जाता है इनके पास में राशि, ताकि उनको प्रोत्साहित किया जाए। लेकिन आप सब जानते ही होंगे कि इन लोगों, इन जो बच्चों को जो राशि मिलते हैं, जो फंडिंग आते हैं गवर्नमेंट से, उनके ऊपर में भी जो ऑफिसर होते हैं वो बड़ा कस के जो है वो कमीशन मारते हैं। कमीशन तो इतना मारते हैं कि इनकी स्थिति आप देख सकते हैं, और जो कमीशन मारे वाला जो बच्चा है उनकी स्थिति देख सकते हैं कि उनको कितना बढ़िया से बैठा करके पढ़ाया जा रहा है, उनके माता पिता कितना बढ़िया से उनको पर ध्यान रख रहे हैं। अब किनका पैसा से भाई, तो इन बच्चों के ऊपर में काफी सारी योजना है, अलग अलग योजना का अलग अलग कमीशन मार मार करके अपन बच्चा के खूब पढ़ा रहा है। खर्चा नहीं हो रहा है पैसा, तब विदेश में भेज रहा है बड़ा बड़ा ऑफिसर कि हम अपन बाल बच्चा के एकदम विदेश भेज देते हैं, और इन्हें बेचारा इस सब की स्थिति एकदम गंभीर कैले। चलिए अलग अलग बातें हैं। तो ये सब आपको जो है कि छोटे हो इस तरह के जो बच्चे आपको दिखते हैं, या फिर बड़े बड़े नगरों में कहीं रेलवे लाइन के किनारे मिलेंगे, सड़कों के किनारे झोपड़िया में मिलेंगे, आपको गांव में देखेंगे तो इनकी अलग सी बस्ती होती है जहां पे यही सब लोग खाली रहते हैं। इनकी स्थिति समाज में अलग कर करके तो और बदतर बनाई जा रही है। तो इस सब के ऊपर में आपको सोचना होगा, वो इसलिए भी सोचना होगा ताकि हमारा जो देश है वो ह्यूमन डेवलपमेंट की श्रेणी में आ गया। खुद आगे आने से कुछ हो नहीं सकता है, खुद हम अच्छे खासे हो जाएंगे ये नहीं, आपको सबको लेकर के चलना होगा। समता वाला जो पढ़े ये एकदम बेजोर कॉन्सेप्ट है। तो हम समझ गए होंगे कि आपको अच्छी तरह से मानव विकास का स्तंभ समझ में आ गया होगा। तो अगले बार हम अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो।